बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पूरा विश्व एक अनदेखा कोरोना नामक विषाणु से जूझ रहा है। इसके तहत हम सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द इससे हम मुक्त हो पाएंगे। ऐसे हालात में किसी का भी घर से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम सभी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपना कर्म करें और अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से जारी रखें, कभी ऑनलाइन मिलकर तो कभी वीडियो ऑडियो के माध्यम से। तो चलिए हम अपने पाठ्य पुस्तक युवक भारती की तरफ अपना ध्यान देते हैं। इस वर्ष 12वीं की पाठ्य पुस्तक बदल गई है। इस पुस्तक में साहित्यिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान, तंत्र ज्ञान आदि को भी शामिल किया गया है। हम अपनी पुस्तक की अनुक्रमणिका को देख लेते हैं। आज हम अपनी कक्षा में एक नई विधा को पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य में एकांकी का विशिष्ट स्थान है। एकांकी को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा गया है। जीवन के किसी एक अंश प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना एकांकी की विशेषता है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना जाता है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उद्धरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालता है। तो आइए आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक के व्यवहारिक हिंदी भाग में से पल्लवन पाठ क्रमांक 14 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम पल्लवन है, जिसके लेखक डॉक्टर दयानंद तिवारी जी हैं। लेखक का परिचय देख लेते हैं। लेखक परिचय। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र में जिला रायगढ़ के खोपोली गांव में हुआ। आप सफल अध्यापक होने के साथ साथ समाजशास्त्री तथा प्रतिबद्ध साहित्यकार के रूप में भी चर्चित हैं। विविध विषयों पर किए जाने वाले गहन चिंतन के फल स्वरूप आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर आयोजित परिचर्चाओं में सम्मिलित होते रहे हैं। महाविद्यालयीन समस्याओं के प्रति आप निरंतर जागरूक रहते हैं। अध्ययन, अध्यापन आदि शैक्षिक विषयों को लेकर आपका लेखन कार्य निरंतर समाज को दिशा निर्देश करता है। आपने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में समसामयिक विषयों पर मंतव्य रखा है। आपकी भाषा अत्यंत संप्रेषणीय और प्रभावोत्पादक है। अब इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी, विविध विमर्श, चित्रा मुद्गल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। एकांकी। हिंदी साहित्य में एकांकी का विशिष्ट स्थान है। एकांकी को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जाता है। जीवन के किसी एक अंश प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना एकांकी की विशेषता होती है। अपनी बात को व्यक्त करने के लिए वर्तमान समय में एकांकी को उपयोग में लाना लेखकों के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। पाठ परिचय। यहाँ पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना जाता है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उद्धरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। पल्लवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसका साहित्य शास्त्रीय विवेचन प्राप्त हुआ है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालता है। तो चलिए हम अपने एकांकी की तरफ चलते हैं। बच्चों, आप अपनी कल्पना में एक रंगमंच तैयार कर लीजिए, जहां पर 12वीं की यानी आप अपनी कक्षा में बैठे हैं और साक्षात रूप से इन दृश्यों को देख रहे हैं। कक्षा में अध्यापक का प्रवेश होता है। सारे विद्यार्थी अध्यापक का अभिवादन करते हैं।
अध्यापक पाठ्यक्रम के विषय में, छात्रों की पढ़ाई के विषय में और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में पूछते हैं तो छात्र भी कहते हैं कि हमने प्रश्न पत्र की दृष्टि से सब प्रश्नों का अवलोकन तो कर लिया है, परंतु शीतल यानी कि एकांकी की पात्र है, उसके दिमाग में व्यवहारिक हिंदी विभाग को लेकर एक प्रश्न उठता है। शीतल के प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं, जैसे पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है और इसकी व्याख्या कैसे की जाती है, इत्यादि इत्यादि। एक छात्र का कहना है कि पल्लवन एक कला है, तब अध्यापक कहते हैं कि पल्लवन बहुत कुछ है, सिर्फ एक कला ही नहीं है, इसे प्रत्येक लेखक, शिक्षक व विद्यार्थी को जानना चाहिए। पर छात्रों की नजरें आश्चर्य से भर जाती हैं और प्रश्न कर बैठते हैं कि पल्लवन को जानना इतना जरूरी क्यों है, हमें विस्तार से समझाइए। तब अध्यापक छात्रों को पल्लवन की परिभाषा, उसकी विशेषता और शैली को समझाते हैं। हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी एक्सपांशन शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव। यह संक्षेपण का विरुद्धार्थी शब्द है। जब किसी शब्द, सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके दृष्टांतों, उदाहरणों तथा काल्पनिक उड़ानों द्वारा 200-300 शब्दों में विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं। अर्थात विषय का विस्तार करना पल्लवन है। लेखक के अनुसार पल्लवन का मतलब सिर्फ विस्तार करना नहीं है, उसकी कुछ अलग विशेषताएं और नियम भी हैं। सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में यदि कोई लेखक अपने विचारों को रखता है, जिसे समझना हर एक के बस की बात नहीं होती है, तो ऐसे समय में पल्लवन के माध्यम से समझाया जाता है। हम सभी इसे निबंध समझ बैठते हैं, परंतु वो हमारी भूल होती है। इन दोनों में अंतर होता है। निबंध में एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा, मौलिकता और रचनात्मकता का आधार लिया जाता है, जबकि पल्लवन में विषय के विस्तार को एक निश्चित सीमा में किया जाता है। इसमें विचार के साथ भाषा विस्तार पर भी ध्यान देना चाहिए। लेखक कहते हैं कि इसके लिए भाषा के ज्ञान के अलावा विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्ति कौशल की आवश्यकता होती है। भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा जाता है। भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन भी महत्वपूर्ण होता है। संसार में जितने भी महान चिंतक, साहित्यिक, विचारक हैं, उनमें गहन चिंतन के साथ विचार और अनुभूति का जन्म होता है और वो आ जाता है। उसे सरसरी निगाह से पढ़ने पर उसका सामान्य अर्थ हमें प्राप्त होता है, परंतु उसके समान अर्थ बोध एवं अर्थ विस्तार को समझने के लिए हमें उसकी गहराई में जाना पड़ता है। जैसे जैसे गंभीर भाव वाले वाक्य खंड, वाक्य या वाक्य समूह में डुबकी लगाते हैं, वैसे वैसे हम उसके मर्मस्पर्शी भाव को समझने लगते हैं। अर्थात छोटे छोटे वाक्य खंड में बंद विचार भी खुल जाते हैं। विस्तार कर देना ही पल्लवन कहलाता है। प्रश्न पूछते हैं, विद्यार्थियों के लिए पल्लवन कला को आत्मसात करने की क्या आवश्यकता है? वे तो साहित्यकार नहीं हैं। इस संदर्भ में बड़े ही सुंदर ढंग से समझाते हुए अध्यापक कहते हैं कि वर्तमान युग में केवल विषयगत ज्ञान होना आवश्यक नहीं होता है, बल्कि युवाओं के लिए अनेक क्षेत्रों के द्वार खुल जाते हैं। पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
हमारे साहित्य में लेखक, विचारक, कवि अपने मौलिक विचारों को व्यक्त करते हैं। उनके इन्हीं विचारों को समझने में पल्लवन हमारी सहायता करता है। आज का युग विज्ञान का युग है। बड़े ही रोचक और सुंदर ढंग से अध्यापक के माध्यम से लेखक ने शारीरिक विकास के साथ बौद्धिक विकास की आवश्यकता पर जोर दिया है। केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में, जैसे उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, नेता, प्रोफेसर, वकील आदि को भी इस विधा से परिचित होना चाहिए। इतना ही नहीं, कहानी लेखन, संवाद लेखन, समाचार, राजनीति तथा दूसरे व्यवसायों में भी पल्लवन का उपयोग होता है। छात्रों के पूछे जाने पर कि इसकी विशेषता क्या है, अध्यापक उन्हें पल्लवन की विशेषता के बारे में बताते हैं। अध्यापक पल्लवन की विशेषताएं बोर्ड पर लिखते हुए कहते हैं कि उसकी विशेषता क्या है। पहली, कल्पनाशीलता, मौलिकता, सृजनात्मकता, प्रवाहमयता, भाषा शैली, शब्द चयन, सहजता, स्पष्टता, क्रमबद्धता आदि इसकी विशेषताएं हैं। तब छात्र पूछते हैं कि क्या इसको लिखने के लिए कोई शैली भी हो? तब अध्यापक उस पर यानी पल्लवन लिखने की शैली पर प्रकाश डालते हैं और कहते हैं इसमें विषय प्रवर्तन प्रथम वाक्य से ही प्रारंभ हो जाता है। इसमें इधर उधर बहकने एवं लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रथम वाक्य पूर्ण एवं उत्सुकता भरे वाक्य लिखने चाहिए। दूसरा, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि प्रारंभिक 2-3 वाक्यों की भूमिका बनानी चाहिए। मध्य के यानी बीच के 10-12 वाक्यों में विषय प्रतिपादित करना चाहिए तथा अंतिम 2-3 वाक्यों में उसका उपसंहार प्रस्तुत करना चाहिए। बच्चों के पूछने पर कि पल्लवन की कोई प्रक्रिया भी होती है क्या, तो अध्यापक इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हैं। वैसे पल्लवन की जानकारी लेते लेते उसकी प्रक्रिया पर भी हमारी चर्चा हो चुकी है, फिर भी थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। यानी कि कैसे लिखा जाता है पल्लवन, अध्यापक उसको स्पष्ट कर रहे हैं। विषय को भली भांति पढ़ना, समझना, ध्यान केंद्रित करना, अर्थ स्पष्ट होने पर पुनः सोचना। तो बच्चों, हम यही सब करते हैं ना। जो पैराग्राफ या जो अनुच्छेद हम पढ़ लेते हैं उसके विषय को ध्यान से समझते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित भी करते हैं और उनके अर्थों को स्पष्ट रूप से सोचते भी हैं। यही पल्लवन है। विषय के संक्षिप्त रूपरेखा बनाना, उसके पक्ष विपक्ष में सोचना, फिर विपक्षी तर्कों को काटने हेतु तर्क संगत विचार करना, उसके बाद तर्क संगत तथा समस्त विचारों को संयोजित करना तथा असंगत विचारों को हटाकर अनुच्छेद तैयार करना। तो बच्चों, यह भी स्पष्ट हो गया कि जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में एक संक्षिप्त रूपरेखा बनाते हैं यानी आउटलाइन बनाते हैं, फिर उसके पक्ष या विपक्ष में सोचते हैं और फिर अगर विपक्ष है तो उसके बारे में तर्क क्या होगा इसके बारे में भी सोचते हैं और तर्क संगत बात जो है, विचार जो है, उसको असंगत विचारों से यानी उस अनुच्छेद से हटा देते हैं। तीसरा जो है ध्यान देने वाली बात, शब्द पर ध्यान देकर शब्द सीमा के अनुसार पल्लवन करना और अंत में लिखित रूप को पुनः ध्यान देकर पढ़ना। किसी कथन का पल्लवन करना है तो कथन को परोक्ष कथन और भूतकालिक क्रिया के माध्यम से अन्य पुरुष में कहना चाहिए। उत्तम तथा मध्यम पुरुष का प्रयोग पल्लवन में नहीं होना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर पल्लवन लिखने के बारे में जरा सा आप ध्यान दे दीजिए, जरा सा सोच लीजिए कि क्या जरूरी है। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि हम पल्लवन लिखते समय हमेशा अन्य पुरुष में ही लिखना चाहिए। हमने पल्लवन लिखने की विधि और शैली को देख लिया है। अब छात्र अध्यापक से पल्लवन लिखने के बारे में कहते हैं और
उसे लिखकर बताने के लिए कहते हैं, तो अध्यापक बड़े ही सुंदर ढंग से छात्रों को उदाहरण देकर, यानी दोहे, चौपाई, कहावत आदि। तो बच्चों, यहाँ पर छात्र परिभाषा, विशेषता, शैली और विधि को देखते हुए बड़े ही उत्सुक हैं और अध्यापक से कहते हैं कि आप हमें कोई ऐसी पंक्ति दीजिए जिसका हम पल्लवन कर सकें। तो अध्यापक बड़े ही सुंदर ढंग से छात्रों को दोहे, चौपाई, कहावत आदि का उदाहरण देकर पल्लवन लिखना सिखाते हैं। जैसे यहाँ पर एक कहावत दी गई है, नर हो न निराश करो मन को। पल्लवन इसका इस तरह से है, यह सार है कि मनुष्य संसार का सबसे अधिक गुणवान और बुद्धि संपन्न प्राणी है। वह अपनी अद्भुत बुद्धि एवं अपने कौशल के बल पर इस संसार में महान से महान कार्य कर अपने साहस और सामर्थ्य का परिचय दे चुका है। शांति, सद्भाव और समानता की स्थापना के लिए वह प्रयासरत रहा। इन सब के पीछे उसका आंतरिक मानसिक बल ही था। चूंकि मनुष्य विधाता की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वाधिक गुण संपन्न कृति है, अतः उसे अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। यह तो मनुष्य का जीवन है कि जहाँ उसके जीवन में सुख है वहाँ दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है। अध्यापक का कहना है कि आप लोगों ने पल्लवन को अच्छी तरह से समझ लिया है, अभी अच्छी तरह से हम चर्चा कर पा रहे हैं। अब आप यह समझ ही गए हैं कि पल्लवन मतलब जैसे बीज से पेड़, पेड़ से पल्लव, पल्लव से डालियां विकसित होती हैं, उसी प्रकार भाषा में भी पल्लवन होता है। आपने पल्लवन के लिए अच्छे उदाहरण दिए, लेकिन भक्तिकालीन निर्गुण विचारधारा के संत कबीर दास को आप भूल गए। मैं उनके दोहे पर एक पल्लवन तैयार करके आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। छात्र भी कबीर दास जी के दोहे का पल्लवन सुनने में आनंद लेने लग जाते हैं। अध्यापक कबीर दास जी के दोहे का पल्लवन करते हैं और कहते हैं, जो तो को कांटा बुए ताहि बोई तू फूल। अर्थात इस दोहे का पल्लवन अध्यापक कर रहे हैं। वे कहते हैं, यानी कबीर दास जी ने कहा है कि संसार में शुभ चिंतक कम होते हैं, अहित यानी हानि करने वाले, हानि पहुंचाने वाले अधिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्रोध आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। साधारण व्यक्ति यही करते हैं। अहित करने वाले का हित सोचना, कांटे बिछाने वाले के लिए फूल बिछाना, मारने वाले को क्षमा करना एक महान मानवीय विचार है। इसके पीछे अहिंसा की भावना छिपी हुई है। सबके प्रति मैत्री भाव की साधना है। प्रकृति भी हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। इसके लिए अनेक उदाहरण मिलते हैं। वृक्ष को ही देखिए, पत्थर मारने वाले को वृक्ष फल देता है, निष्पीड़न करने वाले को सरसों उपयोगी तेल देती है, पत्थर पर घिसा जाने वाला चंदन सुगंध और शीतलता देता है। शत्रु को मित्र बनाने, विरोधियों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें अनुकूल बनाने का यही सर्वोत्तम और स्थायी उपचार है कि हम उत्पीड़क को क्षमा करें, जो हमारा अपकार करता है उसका भला करें, उसके मार्ग को निष्कंटक बनाएं, यानी बिना कांटे का बनाएं, उसमें फूल बिछा दें। फूल बिछाने वाला सदैव लाभ में रहता है। कांटा बिछाने वाला स्वयं भी उसमें उलझकर घायल हो सकता है। महान पुरुषों का भी यही मत है। अतः हम अपकारी के साथ उपकार करें। तो बच्चों, ऐसा करते करते सभी छात्रों को पल्लवन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल जाती है और उन्हें ये बहुत ही रोचक और सरल जान पड़ता है। लेखक ने पल्लवन
के माध्यम से हमें अपनी रचनात्मक शक्तियों से परिचय करवाया है। हमारे विचार और भी अधिक प्रखर होकर लोगों की शंकाओं का समाधान करने में सक्षम हो पाएंगे, जो एक शिक्षक का कर्तव्य है। कविता, दोहे, चौपाई आदि का पल्लवन करके लेखक ने हमारी शंकाओं का समाधान किया है। बच्चों, वैसे तो लेखक ने इस पल्लवन में बहुत सारे दोहे, सूक्तियाँ और कहावतों का उदाहरण दिया है, परंतु मैंने एक दो ही आपके सामने प्रस्तुत किया, बाकी सारे आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर एक बार फिर से हम पल्लवन के बिंदु को देख लेते हैं। पल्लवन में सूक्ति, उक्ति, पंक्ति या काव्यांश का विस्तार किया जाता है। पल्लवन के लिए दिए वाक्य सामान्य अर्थ वाले नहीं होते। पल्लवन में अन्य उक्ति का विस्तार नहीं जोड़ना चाहिए। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पल्लवन करते समय अर्थों, भावों को एक सूत्र में बांधना आवश्यक है। विस्तार प्रक्रिया अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करनी चाहिए। पल्लवन में भावों, विचारों को अभिव्यक्त करने का उचित क्रम होता है। वाक्य छोटे छोटे हो जो अर्थ स्पष्ट करें। भाषा का सरल, स्पष्ट और मौलिक होना बहुत ही जरूरी है। पल्लवन में आलोचना तथा टीका टिप्पणी के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है। तो ये थे पल्लवन के बिंदु, जिसके हिसाब से हम पल्लवन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बच्चों, अब हम अपनी इस चर्चा को यहीं पर रोक देते हैं, यहीं पर विराम देते हैं। तब तक आप इसे दोबारा एकांकी के रूप में पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और कहीं कुछ गलत हो जाता है, कहीं कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे अगली कक्षा में बताइएगा, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। बच्चों, यहाँ पर यह पाठ यानी एकांकी खत्म तो हो गया, परंतु मैंने इसे आपके सामने इसकी विषय वस्तु को बहुत संक्षेप में पढ़ाया है। यकीन मानिए, इस तालाबंदी अर्थात लॉकडाउन के बाद जब भी हम अपनी कक्षा में साक्षात रूप से मिलेंगे, तो इस एकांकी का प्रस्तुतिकरण अपनी कक्षा में अवश्य करेंगे। तब तक आप अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए, कहीं बाहर मत जाइएगा, क्योंकि आप हमारी भावी पीढ़ी हैं। भविष्य की बागडोर आपके हाथों में है। आपकी सुरक्षा हमारे लिए आवश्यक है। और हाँ, आप अपने पाठ से संबंधित समस्याओं को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।